इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युवाओं से मिलने के लिए कोई और भी आ गया होता है। जहां एक लड़की रूम के अंदर आते हुए कहती है, हमने उन आइटम्स को आजमाया है जो तुमने लास्ट टाइम हमें दिए थे, इसीलिए हम यहाँ पे कोऑपरेशन को लेकर डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो वो डोंगर कहती है, और ऐसा है क्या, तो अंदर आ जाओ प्लीज। और फिर ये तीनों भी अंदर आ जाते हैं। और ये जो गोल्डन हेयर वाली लड़की होती है, ये जियो जियो को देख के काफी खुश हो जाती है। और ये कहते हैं, सिस्टर जियो जियो आप भी यहाँ पे क्यों हैं? और इस लड़की को देख के जियो जियो चौंक जाती है। और ये कहती है, वैन काफी लंबे समय से तुम्हें देखा नहीं, कैसी हो तुम? और क्या तुम भी यहाँ पे इसके साथ कोऑपरेट करने के लिए ही आई हो? तो कहती है, मतलब कि तुम भी इसी के लिए आई हो? तो जियो जियो युवाओं के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हुआ युवाओं, क्या ये तुम जानबूझकर कर रहे हो? तो बेचारा युवाओं शरीफ बनता हुआ कहता है, नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। और प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। और अब जब हम सभी ही यहाँ पे है, तो क्यों ना हम सभी की बैठ के आराम से बात करें। तो वैना के साथ जो ओल्ड मैन होता है, ये कहता है कि लेकिन हुआ तुम्हें ये क्या हो गया? तो कहता है, अंकल मो, बस बदकिस्मती से मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से अब मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ को हिला सकता हूं। और इस बात को सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, और फिर ये ब्लश मरते हुए कहती है, हेलो, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा दिखता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? और इस बात को सुनकर युवा और थोड़ा चौंक सा जाता है, जबकि ये जो दो लड़कियां होती हैं, ये तुरंत ही मना कर देती हैं। जबकि वांग डोंगर मन में कहती है, आखिर तुम सभी लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो? तो ये लड़की कहती है, वैना, तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इससे क्या बात करना चाहती हो, लेकिन मैं तब भी हरदम तो हारे साथ रहूंगी। और फिर ये लड़की हंसते हुए कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे रूम में आओ और बात करो, और जब हमारी बात खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाऊंगी। और वैसे ही युवाओं बेचारा के नफ्यूज होता है इस चीज को लेके। लेकिन तभी जियो जियो चिल्लाते हुए कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पे इससे बात करने के लिए पहले आई हूँ? और क्या तुमने ये सुना नहीं कि जो पहले आता है उसे पहले मिलता है? तो ये लड़की कहती है, अगर मैंने गलती नहीं की है तो आप स्टार लो, एम्पायर के प्रिंसेस जुजी होना, और जब हम यहाँ पर आए थे तब आप यहाँ से जाने के लिए तैयार थीं, और आप जा भी रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका इसके साथ जो भी काम था वो खत्म हो गया था। तो अब हमारी पारी है। और इस पर वेना तो कुछ भी नहीं कहती है, जबकि ये दोनों युवाओं से कहते हैं, तो हुआ युवाओं, तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? तो युवाओं इन सब से अनजान बनता हुआ कहता है, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। तो जियो जियो कहती है, हुआ युवाओं, बेवकूफ़ जैसी हरकतें करना बंद करो, और मैं उस प्राइस के लिए सहमत हूँ जो तुमने पहले बताई थी। तो तुम्हें भी अपने वादे पर अंत तक कायम रहने की ज़रूरत है। मतलब कि अब से तुम हमें ही टॉप प्रायोरिटी दोगे, और अगर तुम्हें मार्केट से रेयर मेटल्स नहीं मिलते तो मैं उन्हें भी तुम्हें प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और इसकी इन सारी बातों को बिना चुपचाप सुन रही होती है। और फिर ये कहती है, युवाओं, जो तुमने पहले हमें प्राइस बताई थी, तो हमारा ए वीनंडू एम्पायर 10% ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। तो क्या तुम हमें टॉप प्रायोरिटी दे सकते हो? और इस चीज को सुनकर जियो जियो काफी हैरान होती है, और ये वेना के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, वेना, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? तो कहती है, सिस्टर मुझे माफ करना, क्योंकि ये मैटर हेवन डू एम्पायर के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, तो मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकती हूँ। यहाँ तक कि अगर सामने आप भी क्यों ना हो। तो जो जो कहती है, टॉप प्रायोरिटी हमारी है। जिस पर कहती है, नहीं, हम होंगे। जिस पर जो जो कहती है, वेना, क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहती हो? जिस पर वेना कहती है, सिस्टर जियो जियो, ये पर्सनल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। तो जियो जियो थोड़ी सी परेशान होते हुए मन में कहती है, क्या हमें सच में प्राइस को इंक्रीज करने की जरूरत है? लेकिन ये सोल गाइड्स भी हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी ये बुढ़िया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और इन सभी के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगती है। और इस ओल्ड लेडी की पावर को देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं, जबकि जियो जियो अपने ग्रैंड अमदर को ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है। और तभी यहाँ पे एक और मिस्टीरियस बंदा आ जाता है, जो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये भी वैना के पीछे आगे अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और इस हैपर को देख के ओल्ड लेडी भी काफी हैरान होती है, और ये परेशान होते हुए मन में कहती है, ये तो सच में मुझे भी सुप्रेस कर रहा है। और इस प्रेशर की वजह से जियो जियो को प्रॉब्लम होने लगती है। तो वेना अपने सपोर्टर को ऐसा करने से रोक देती है, और कहती है कि सिस्टर जियो जियो, क्या सच में हमें ये करना पड़ेगा? आप भी जानती है ना कि हमें दुश्मन नहीं बनना चाहिए। तो जियो जियो माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना ग्रैंड माँ के इम्पुल्सिवेनेस के लिए, और मैं भी प्राइस को 10% बढ़ाती हूँ।
जिस पर आगे कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन तभी बीच में इंटरफियर करते हुए कहता है, तुम दोनों को इस हद तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और को बोलता देख ये दोनों ही चौंक जाती है और कहता है, तुम लोगों को प्राइस को बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारा सेट बस यही उम्मीद करता है कि हम लोग तुम लोगों की मदद कर सके, ना कि तुम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाएं। इसलिए हम प्राइस को बढ़ा के तुम लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाले। और युवाओं की इस बात को सुनकर ये दोनों ही खुश हो जाती है और जो जो कहती है, तो ठीक है, क्या अब हमें डील को साइन कर देना चाहिए? तो भी खुश होते हुए कहती है, अब मुझे लगता है कि सब आराम से हो जाएगा। और जब ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वांग डोंगर युवाओं से कहती है, युवाओं क्या तुम टायर्ड हो? तो कहता है, जब किसी का सामना अपने सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से होता है तो उनके साथ निगोशिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था ऐसा करने के अलावा, क्योंकि ये चीज़ हमारे सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी इस निगोशिएशन से तो ज़्यादा आसान मुझे तो स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़ना ज़्यादा आसान लगता है। और फिर वांग डोंगर पूछती है, युवाओं क्या तुम्हें सच में लगता है कि जंग होगी, और जब जंग होगी तब हम क्या करेंगे? और वांग डोंगर की इस बात को सुनकर युवाओं कहता है, आज नहीं तो कल जंग होना तय है। और मेरे लिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग मेरे आसपास और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर उस जंग से पहले मेरी बॉडी रिकवर हो जाती है तो काफ़ी बढ़िया होगा। और फिर हमें अगले दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेडियम के अंदर काफ़ी लोग आए होते हैं, क्योंकि ये बिग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं, आखिर आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो दूसरी कहती है, मैं इसलिए आज जल्दी उठ गई क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स को देखना चाहती थी। और देखो तो कि काफ़ी सारे लोग आए हैं। और यहाँ पे हम टांग सेट की टीम को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म को पहन के आई हुई होती है। और तंग सेठ की टीम को देख के कुछ पीपल हैरान होते हुए कहते हैं, अरे वहां पे तो देखो कोई चेयर पे बैठा है, और क्या? सच में इस बार डिसेबल पर्सन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा दिखता है कि ये तंग सेट इसी जैसे के लोगों से भरा पड़ा है। और तो और मुझे ये भी लगता है कि ये तो यहाँ पर बस नंबर्स को पूरा करने के लिए ही आया है। और ऐसा कहते हुए ये टांग सेट का मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। जबकि इस तरफ कोप अपनी टीम को बताता है कि यहाँ पे टोटल एक 167 टीम्स है, जबकि 2000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं और सेफ्टी के लिए करीब 10,000 गार्ड्स हैं। और तो और ये लोकेशन सिटी के बाहरी इलाके की है। और ये अरेना भी अभी नया नया ही बना है। और इस अरेना का जो स्टेज है वो रेयर मेटल से बना है। और अरेना के स्टेज पर एक स्पेशल तरीके के बैरियर को सेट किया गया है। इसलिए ओपोनेंट्स को स्टेज के नीचे फेंक के जीतना इतना आसान नहीं होगा, जिस वजह से ये मैचेस और भी ज़्यादा वायलेंट होंगे। जिस पर जो सांची कहता है, क्या सच में? तो मतलब कि हमें रेस्ट करने का भी समय नहीं मिलेगा। और तभी जियो जियो कहती है, वेटिंग रूम के अंदर ही रुकना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और यहाँ पे ये सभी लोग ही हमारा मजाक बना रहे हैं। तो युवाओं कहता है, इन्हें अभी के लिए इग्नोर करो, हम बाद में इनका भी हिसाब करेंगे, इसलिए अभी के लिए ये सब कुछ सह लो। और तभी युवाओं यहाँ पे एक टीम को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये टीम तो स्कॉर्पियन टाइगर डुलियो झाग फेंकी है, तो फिर इसके जो पीछे पर्सन है वो पक्का। और फिर अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से एक लड़की की हेड के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये उस हेड के अंदर नहीं देख पाता है। और मन में कहता है, मैं जैसे ही उसके करीब जाता हूं तो कोई चीज़ मेरी स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक कर देती है और करीब मेरी पावर को उसके 1 मीटर दूरी ही ब्लॉक कर दिया जाता है। और पक्का वो पीछे वाली सिस्टर तांगिया ही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुमने हैट भी पहन रखा है अपने फेस को छिपाने के लिए, लेकिन तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे ऑरा से ही बता सकता हूं कि ये तुम ही हो सीनियर सिस्टर, ना जाने कैसे मैं आपका सामना करूंगा। अगर हमारा एक साथ मैच हुआ तो। और तभी स्टेडियम के बीच में एक आर्मी आने लगती है, जिन्हें देख के युवाओं कहता है, इन गार्ड्स के आमो बने हैं और ऐसा दिखते हैं कि ये काफ़ी अच्छे भी हैं। तो नाना बताती है, ये सोल्जर्स एम्परर की सोल मास्टर आर्मी से है, जो कि एम्पायर की रियल बैकबोन है। और इन सोल कैनन को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें इनके वॉर वेपन की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। तो कहता है, ये इंपीरियल आर्मी तो सच में काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे करीब 10 हैवी सोल गाइड वेपन्स है और ये सभी के सभी ही लेवल 7 या फिर उससे ऊपर के हैं। तो केतु कहता है, तो ऐसा दिखता है कि लीड गेस्ट ने सामने आने का डिसाइड कर लिया है। और ये जो 32 हेड हॉर्स है, ये सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली को सिंबलाइज करते हैं। और तभी कहता है, क्या ये एम्परर है? नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हो, क्योंकि मैंने सुना है कि एम्परर की तबीयत खराब है। और तभी होस्ट गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस की वाइफ का स्वागत करो। और जैसे ही हुआ युवाओं को क्राउन प्रिंस के पीछे देखता है तो ये काफी चौंक जाता है और मन में कहता है, क्राउन प्रिंस की वाइफ है और लगता है क्राउन प्रिंस से शादी कर ली है।
क्या तुम सच में इस हद तक चली जाओगी सिर्फ बदला लेने के लिए? और युवाओं को ऐसे देख के डोंगर पूछती है, युवाओं क्या तुम ठीक हो? जिस पर युवाओं कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो अब बस जूजी के फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि प्रिंसेस के मन पे लड़ने का भूत सवार हो रखा है। और अगर प्रिंस एम्परर बन गया तो जंग को शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और तभी क्राउन प्रिंस जूतिया कहता है, अब से टूर्नामेंट को ऑफिशियली शुरू किया जाता है।